कहाँ से रिपीट करूँ वापस से? कार्डियक पॉइजन से स्टार्टिंग से रिपीट करूँ? ओके ठीक है। तो मैं आप लोगों को बोल रही थी कि जैसे मैंने पहले आपको क्लासिफिकेशन वाली क्लास ली थी, उसमें क्लासिफिकेशन में बताया था आप लोगों को कि जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो कैसे है। कोरोसिव पॉइजन अलग हैं, इरिटेंट है, फिर उसके बाद कार्डियक थे, न्यूरोटॉक्सिक थे। तो उसमें जितने भी या फिर जहाँ भी स्थावर विष को रखा गया है उस क्लासिफिकेशन के अंदर, हम आज की क्लास में उसकी बात करेंगे। जैसे कि स्थावर विष को इरिटेंट वेजिटेबल पॉइजन के अंदर रखा गया है, कार्डियक पॉइजन के अंदर भी कुछ स्थावर विष आते हैं। तो आज की क्लास में हम केवल उन्हीं स्थावर विष के बारे में बात करेंगे। हालांकि जो क्लासिफिकेशन का आपका पूरा जो चार्ट है उसको एक एक करके हम अलग अलग पढ़ेंगे, जैसे कोरोसिव को अलग पढ़ेंगे, न्यूरोटॉक्सिक को अलग पढ़ेंगे, सबको पढ़ेंगे। लेकिन आज केवल हम स्थावर विष का जहाँ भी क्लासिफिकेशन किया गया है, चाहे वो कार्डियक हो, चाहे वो इरिटेंट वेजिटेबल हो, जहाँ भी है उसकी बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो, जो कार्डियक पॉइजन के अंदर कौन कौन से पॉइजन आते हैं जो आपके सिलेबस के अंदर हैं। सबसे पहला है वत्सनाभ, फिर उसके बाद है डिजिटेलिस, फिर उसके बाद है करवीर, फिर है औदालक और ये है तंबाकू। ये कार्डियक पॉइजन आपके सिलेबस के अंदर है। उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका वत्सनाभ। बाकी से कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, लेकिन जो वत्सनाभ है उससे 1-2 नंबर में 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, या यहाँ से 10 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो टेबल बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे आपने डीजी में चार्ट प्रिपेयर किया होगा रस के अकॉर्डिंग, सेम टू सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पे टेबल बनाने की कोशिश की है। आपको इजी रहेगा, 1-2 बार पढ़ोगे सबको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वत्सनाभ से, या फिर हम जो भी पॉइजन आगे पढ़ने वाले हैं हम उसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। हम उसका नेम या क्लासिफिकेशन, उसका लैटिन नेम क्या है, उसकी फैमिली क्या है। जो भी पॉइजन पढ़ रहे हैं हमें ये पता होना चाहिए कि उसका टॉक्सिक पार्ट क्या है, क्योंकि पूरा जो प्लांट होता है ज़रूरी नहीं है कि उसका हर पार्ट से जो है पॉइजनिंग हो। केवल कुछ ही एक पार्ट होते हैं, चाहे वो मूल हो सकती है, चाहे वो उसका कंद हो सकता है, पत्र हो सकता है, केवल उसी से पॉइजनिंग होती है, बाकी और पार्ट से पॉइजनिंग नहीं होती है, ऐसा भी हो सकता है। और हम उसका एक्टिव प्रिंसिपल पढ़ेंगे, यानी कि ऐसा कौन सा इसका केमिकल कंपोजिशन है या फिर कौन सा इसका जो है पॉइजन है उससे क्या हो रही है, पॉइजनिंग हो रही है। उसका फैटल डोज पढ़ेंगे, यानी कि हम वत्सनाभ को कितनी मात्रा में लें कि उससे क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। उसका फैटल डोज, मारक डोज क्या रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। उसका फैटल पीरियड क्या रहेगा, यानी कि वत्सनाभ इनटेक करने के बाद उस पर्सन की डेथ कितनी देर के अंदर या कितनी देर के बाद हो सकती है, वो क्या रहेगा, फैटल पीरियड। फिर उसके बाद है एंटीडोट, कि वत्सनाभ का, जैसे मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था कि एंटीडोट हर पॉइजन का अपना अपना अलग होता है। इसी तरीके से सारे पॉइजन के आपको एंटीडोट सबके याद करने हैं। जितनी भी पॉइजन मैं बताऊंगी सबके एंटीडोट याद रखिएगा, बाकी सबका कॉमन ट्रीटमेंट सेम रहेगा। सारा ट्रीटमेंट आपको अलग से याद नहीं करना है, केवल आपको एंटीडोट ही याद करना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ पॉइजन क्या है। तो यहाँ पर सबका अलग से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम क्या पढ़ रहे हैं, कार्डियक पॉइजन, तो सारे के सारे पॉइजन कैसे हैं, कार्डियक पॉइजन है। तो टाइप ऑफ पॉइजन वाला पॉइंट आप अलग कर सकते हो। फिर उसके बाद साइन और सिम्टम, तो जितने भी पॉइजन होते हैं उसके गुण ऑलमोस्ट सबके सेम होते हैं। तो साइन और सिम्टम जो है, कॉमन साइन सिम्टम सारे के एक जैसे ही होते हैं, कुछ कुछ ही डिफर होते हैं, और जो अलग होते हैं उसको मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, बताती हूँ किस तरीके से। ठीक है, और क्या है, मोड ऑफ एक्शन, यानी कि जो पॉइजन है उसका बॉडी के अंदर काम करने का क्या एक्शन रहेगा, किस तरीके से वो बॉडी पर काम करेगा। जैसे ये कार्डियक पॉइजन है तो नो डाउट ये हार्ट पर ही अपना काम करेंगे। तो इस तरीके से हम एक एक डिटेल सारे प्लांट की या सारे पॉइजन की हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पे आपका इतना ही पार्ट रहा है। इसका जो नेक्स्ट पेज है उसमें आपका आ जाता है, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, चिकित्सा क्रम। तो जितने भी कार्डियक पॉइजन है, जितने भी कार्डियक पॉइजन है उनका चिकित्सा क्रम क्या रहेगा, सेम रहेगा। केवल एक पॉइंट बदलेगा यहाँ पे, वो है यूज ऑफ एंटीडोट।
ये पॉइंट आपको सबका अलग अलग याद करना पड़ेगा। बाकी ऊपर वाले 3 पॉइंट और ये नीचे वाला 5वां पॉइंट सबके लिए सेम रहेगा। और मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूं, जैसे हमने जनरल प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग पढ़ा था, तो इसमें मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे। जैसे सबसे पहले पॉइंट पे कौन आता था, रिसक्सिटेशन, ठीक है। उसके बाद सेकंड था रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब पॉइजन, ये मैं डिटेल में आपको पूरा एक क्लास लेके पढ़ा चुकी हूँ। किसी की क्लास छूटी हुई है तो वीडियो देखिएगा वापस से। रिमूवल ऑफ एब्जॉर्ब पॉइजन, यूज ऑफ एंटीडोट और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। तो स्टेप बाय स्टेप हर पॉइजन का ट्रीटमेंट हमें इसी तरीके से करना है। अब जैसे क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम देखें कि जितने भी कार्डियक पॉइजन हैं उन सबका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो सेम रहता है, केवल यहाँ पे एक एंटीडोट ही हर पॉइजन का उसके अकॉर्डिंग बदल जाता है। तो आपको इसमें कुछ अलग अलग, आप जैसे बुक्स देखोगे, कोई भी बुक उठाओगे किसी भी राइटर की, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि हम किसका कौन सा याद करें, ट्रीटमेंट में आप कंफ्यूज हो सकते हो। लेकिन इस टेबल से पढ़ोगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप वापस से क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अभी तक ये केवल मैंने समराइज किया है कि हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब हमारी क्लास स्टार्ट होने जा रही है। तो सबसे पहला पॉइजन है वो है वत्सनाभ, ठीक है। वत्सनाभ का नाम सबको पता होगा, एकोनिटम फेरोक्स। फैमिली कौन सी है इसकी, रेननकुलेसी है। और कॉमन नेम क्या है इसका, इंडियन एकोनाइट, ये इसका कॉमन नेम है। तो इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करने वाले हैं, आप सबको ये सारे नाम याद होंगे, आपने डीजी में सारा डिटेल से पढ़ा है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि वत्सनाभ का टॉक्सिक पार्ट कौन सा रहता है, वत्सनाभ का टॉक्सिक पार्ट कौन सा है जिससे पॉइजनिंग होती है। तो वत्सनाभ को सभी ने देखा होगा, रसशास्त्र की उसके फार्मेसी के अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा, या डीजी के अंदर भी आप जब प्रैक्टिकल में जाते होंगे तो आपने देखा होगा। तो उसका जो कंद होता है, जो ट्यूबर होता है, उससे क्या होती है, इसकी पॉइजनिंग होती है। अब मूल से भी, वत्सनाभ की रूट से भी पॉइजनिंग होती है और वत्सनाभ के कंद से भी क्या होती है, पॉइजनिंग होती है। तो आपको टॉक्सिक पार्ट इसका याद रखना है। फिर रस गुण वीर्य विपाक, अगर आपको याद पहले से हैं, वेल एंड गुड, नहीं है तो अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे टॉक्सिकोलॉजी के लिए कोई इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है कि आपको उसका रसपंचक पता हो। अगर आपको पहले से याद है तो ठीक है। मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा था कि आपने हाल ही में सेकेंड ईयर में डीजी पढ़ी है तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे रस गुण वीर्य विपाक लिखे हैं। तो वत्सनाभ का रस कौन सा होता है, मधुर होता है। गुण क्या होते हैं, अब गुण तो आपको विष के जो 10 गुण हैं वो याद होने चाहिए, उसके अलावा उस 10 गुण से बाहर किसी भी पॉइजन का गुण नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे उसमें हमने जब 10 गुण पढ़े थे विष के, तो वहाँ रुक्ष गुण भी था, वहाँ तीक्ष्ण गुण भी था और वहाँ व्यवायी भी था। तो ये गुण हमें वत्सनाभ के वहाँ देखने को मिलते हैं। वीर्य कैसा होगा, नो डाउट सारे पॉइजन का वीर्य कैसा होता है, उष्ण होता है, क्योंकि सभी विष स्वाभाविक रूप से कैसे होते हैं, उष्ण होते हैं। कुछ एक आध ही एग्जाम्पल हमें शीत वीर्य वाले देखने को मिलेंगे, वरना जितने भी पॉइजन होते हैं वो सारे उष्ण वीर्य वाले होते हैं। अब इसका रस मधुर है तो इसका विपाक भी क्या रहेगा, मधुर ही रहेगा। तो ये तो रही जनरल सी बात। फिर उसके बाद इसका एक्टिव प्रिंसिपल। अब देखो, जितना भी अगर आपको लैटिन नेम याद है, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको जो भी पॉइजन है उसका लैटिन नेम याद है तो ज़्यादातर एक्टिव प्रिंसिपल उसके नाम से ही बन के आ जाता है। जैसे देखो, इसका नाम है एकोनिटम, तो इसका जो एक्टिव प्रिंसिपल है वो क्या हो जाएगा, एकोनिटिन और एकोनिन। यही नाम से ही क्लियर हो जाते हैं, केवल आपको कुछ चेंजेस उसके अंदर करने हैं, याद करने के तरीके से बता रही हूँ, बाकी याद तो आपको रखने ही है कि जो वत्सनाभ है उसका एक्टिव प्रिंसिपल क्या रहेगा, एकोटेनिन और एकोनिन, ये इसका एक्टिव प्रिंसिपल रहेगा। फिर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, हम पूरी टेबल का आपकी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है फेटल डोज एंड फेटल पीरियड। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ से अलग अलग पॉइजन का 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछा जाता है। किसी भी पॉइजन का फेटल पीरियड और फेटल डोज एग्जाम में 2-3, जैसे आपके 15 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 2-3 क्वेश्चन आपको फेटल डोज और फेटल पीरियड के देखने को मिलेंगे। तो आपको पॉइजन के, क्योंकि देखो साइन सिम्टम
ऑलमोस्ट के सेम होते हैं, नाम वाम कोई पूछता नहीं है आप लोगों से। तो केवल और केवल जो अलग चीज़ें होती हैं उन्हीं पे क्वेश्चन बनाया जाता है, जैसे एंटीडोट हो गया, फेटल डोज, फेटल पीरियड होगा, इन्हीं पर छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो आपको ज़्यादा ध्यान इन्हीं पर देना है, ठीक है। तो एकोनिटिन या सॉरी वत्सनाभ का जो फेटल डोज है वो क्या रहेगा कि अगर रूट को ले रहे हो, रूट को पॉइजन की तरह यूज कर रहे हो तो क्या रहेगा 1 to 2 ग्राम, रूट का यूज कर रहे हो तो 1 to 2 ग्राम। और अगर उसके एक्टिव प्रिंसिपल या एल्किलॉइड का यूज कर रहे हो तो 2.5 mg तो रहेगा बच्चे के लिए, और एडल्ट के लिए रहेगा 4 mg। आप लोगों को इससे कम दिखाई दे रहा होगा तो आप लोग बाद में PDF खोल के भी देख सकते हो, उसमें जूम करके अच्छे से दिखाई देगा आप लोगों को, ठीक है। तो एडल्ट के लिए क्या डोज रहेगा एल्किलॉइड का 4 mg, और बच्चों के लिए 2.5 mg। और रूट का अगर यूज कर रहे हो तो उसका चूर्ण फॉर्म में यूज करेंगे तो वो 1 to 2 ग्राम ये है इनटेक करना पड़ेगा, तब जाके क्या है वो फेटल डोज की तरफ पहुंच पाएगा। फिर उसके बाद है फेटल पीरियड। फेटल पीरियड वत्सनाभ का कितना बताया गया है, 2 से 6 घंटे से लेकर 24 घंटे तक का जो टाइम होता है वो वत्सनाभ के लिए क्या रहता है फेटल पीरियड। यानी कि 2 घंटे से लेकर 24 घंटे भी हो सकता है, 3 घंटे से लेकर 24 घंटे भी हो सकता है। यानी कि जो स्टार्टिंग का टाइम पीरियड है वो रहेगा 2 से 6 के बीच में, और जो उसका लिमिटेशन रहेगी वो क्या रहेगी 24 घंटे। तो 2 से 6 घंटे से लेकर 24 घंटे तक इसका क्या रहता है फेटल पीरियड। आप तो केवल 2 से 24 घंटे ही याद रख लीजिएगा, कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि आगे भी हमें बहुत सारे जो है फेटल पीरियड याद करने हैं। फिर उसके बाद है इसका एंटीडोट, वेरी इंपॉर्टेंट, टंकण भस्म। आपको पढ़ाया भी होगा रसशास्त्र में। टंकण भस्म क्या होता है, वत्सनाभ का एंटीडोट होता है। और मेघनाद सुरस, ये आपको नाम याद रखने हैं, ये इसके एंटीडोट रहेंगे। टाइप ऑफ पॉइजन हम बार बार इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं कार्डियक पॉइजन पढ़ रहे हैं। तो कार्डियक वेजिटेबल पॉइजन टाइप का ये क्या है वत्सनाभ पॉइजन है। अब हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है साइन एंड सिम्टम। तो साइन एंड सिम्टम की अगर मैं बात करूं तो मोस्टली हम जितने भी पॉइजन पढ़ेंगे उनके अंदर स्टार्टिंग के जो एक्यूट साइन सिम्टम होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, ठीक है। तो क्या क्या साइन सिम्टम रहेंगे, जैसे वत्सनाभ की सबसे पहले बात करूं तो कोई भी पॉइजन लिया, कोई भी पॉइजन लेने के बाद अब हम 1 by 1 एक एक सिम्टम की बात करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, सलाइवेशन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि जितने भी स्थावर विष हैं उनको इनटेक कहाँ से करेगा, माउथ से इनटेक करेगा। तो मुंह से लेने के बाद अब जो भी विष के गुण होते हैं उसी हिसाब से वो अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले इनटेक करते ही क्या होगा, एक्सेसिव सलाइवेशन, सलाइवेशन बहुत ज़्यादा होगा। उसके बाद क्या होगा, नोजिया और वॉमिटिंग। क्यों, क्योंकि ये इतने ज़्यादा उष्ण होते हैं, जाते ही ये क्या करने लगेंगे, बर्निंग करेंगे और डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जाएंगे। इसलिए क्या है, सलाइवेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, और उसके बाद है मस्कुलर नंबनेस। यही होते हैं पॉइजन के ज़्यादातर साइन सिम्टम। क्या होगा, हाथ पैरों में नंबनेस आ जाएगी। अगर जैसे ही वो ब्लड के अंदर पहुंच गया, ब्लड से अगर बॉडी में सर्कुलेट हो गया तो क्या होगा, मस्कुलर नंबनेस देखने को मिलेगी। जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ क्या करेगा, टिंगलिंग सेंसेशन हाथ पैरों में फील होने लगेंगे, नंबनेस होगी। और क्या होगा, अगर स्टार्टिंग में जैसे कि अभी ही इनटेक किया है तो उसके थोड़ी देर बाद ही आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो प्यूपिल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। अर्ली स्टेज में तो प्यूपिल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। और जो लेट स्टेज बोले, जैसे कि मान लो 1 दिन हो गया या 2 दिन हो गया, तो प्यूपिल का क्या देखने को मिलेगा, हमें डायलेट देखने को मिलेगा। तो कुछ कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, जो कॉमन है केवल वही याद रखिएगा। मैं ज़्यादा याद रखने का इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम आएगी, आप बार बार भूलोगे और कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए देखो, जैसे सलाइवेशन हो गया, नोजिया वॉमिटिंग हो गया, ये सबके अंदर देखने को मिलेगा। टिंगलिंग सेंसेशन है, सबके अंदर देखने को मिलेगा। प्यूपिल वाला किसी किसी में देखने को मिलेगा, किसी किसी में देखने को नहीं मिलेगा। तो आप कोशिश वो कीजिएगा कि जो सभी के अंदर हैं आप वो सिम्टम याद कीजिए। अभी तो आपका पहला पॉइजन चल रहा है इसलिए हो सकता है आपको इजी लगे, लेकिन आप सारे के सारे पढ़ लोगे जो भी 14-15 हैं, उसके बाद आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आपको डाउट भी आएंगे। तो
पहले से ही आप उसको इतना प्रिपेयर कर लें कि आपको डाउट ना आए और आप भूलो भी नहीं, ठीक है। तो ये कुछ साइन सिम्टम आपको याद रखने हैं। फिर उसके बाद है मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन अगर अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद हम बात करें तो क्या है, ये कार्डियक पॉइजन है। कार्डियक पॉइजन है तो नो डाउट ये किस पे प्रभाव दिखाएगा, अपना हृदय पर प्रभाव दिखाएगा। तो हृदय प्रभावक होने से हृदय पर विषाक्तता होती है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। वत्सनाभ को पहले से ही क्लासिफाई किया गया है जो है कार्डियक पॉइजन के अंदर, तो वो हृदय पर अपना कार्य करेगा तो उसकी विषाक्तता वैसे तो पूरी बॉडी में होगी, लेकिन अगर हम एक ही पार्ट या एक ही ऑर्गन चूज करें तो वो हमें कहाँ देखने को मिलेगी, हार्ट पर देखने को मिलेगी। अब क्या होता है इसके अंदर, इट फर्स्ट स्टिमुलेट द सेंसरी नर्व। सबसे पहले ये वत्सनाभ की वजह से होता क्या है, सबसे पहले ये जो है सेंसरी नर्व को स्टिमुलेट करेगा। एक सेकंड, कोई कंफ्यूजन हो रहा है, एक्चुअली क्या है ये मुझे भी थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। हाँ, ये जो आपका जो टिंगलिंग सेंसेशन वाला पॉइंट है ये आगे लिखा हुआ है, ठीक है। ये मोड ऑफ एक्शन तो केवल इसका इतना ही है कि हृदय प्रभावक होने से हृदय पर विषाक्तता होती है। आगे जो आपका जो पॉइंट लिखा है मैंने साइन सिम्टम के अंदर टिंगलिंग सेंसेशन, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इट फर्स्ट स्टिमुलेट द सेंसरी नर्व। अब टिंगलिंग सेंसेशन कैसे आते हैं, सबसे पहले ये क्या करेगा, सेंसरी नर्व को स्टिमुलेट करेगा, उसके बाद क्या करता है, प्रोड्यूसिंग टिंगलिंग सेंसेशन एंड पैरालिसिस। उसके बाद क्या होगा, टिंगलिंग सेंसेशन होते हैं हाथों में, फिर उसके बाद परमानेंट पैरालाइज भी वो पर्सन हो सकता है। अगर डेथ भी नहीं होगी तो परमानेंट उसकी बॉडी में पैरालिसिस इस पॉइजन की वजह से हो सकता है। तो पैरालिसिस ज़्यादा कहीं देखने को नहीं मिलेगा, कुछ एक आधा पॉइजन के अंदर आएगा, उसमें से एक है वत्सनाभ, ठीक है। तो ये इस चार्ट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से याद रखनी है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो हम अलग से पढ़ेंगे। फिर है सेकंड पॉइजन डिजिटेलिस। डिजिटेलिस का नाम ही डिजिटेलिस है, तो इसका जो संस्कृत नेम है वो क्या है, ऋतपत्री। हिंदी नेम है इसका तिलपुष्पी, और इसकी जो इसका कॉमन नेम है वो है पर्पल फॉक्सग्लोव। आप इनको अलग से लिख लीजिएगा, अगर आपको इस चार्ट में से दिखाई ना दे तो आप एक बड़े से पेज पे अपनी ही राइटिंग में खुद के नोट्स बना के चार्ट बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे भी आ रही है इसमें से देखने में, तो आप लोगों को भी आएगी, तो आप इसको अलग से बनाने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आपको नहीं इसमें से दिखाई दे रहा है तो आप मुझे ग्रुप पे बता दीजिएगा, मैं आपको अलग से इसके फोटोज सेंड कर दूंगी ग्रुप पे, लेकिन आप इसको बनाइएगा ज़रूर, तभी आप लोगों को याद होगा। अपने हाथ से लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो डिजिटेलिस में क्या है, डिजिटेलिस का जो टॉक्सिक पार्ट है वो क्या होगा, लीव्स है, फ्लावर्स है और सीड, 3 पार्ट से इसकी पॉइजनिंग देखने को मिलती है, इसके पत्तों से, इसके फूल से और इसके बीज से। ये कुछ खास नहीं है, केवल आपको कार्डियक पॉइजन में वत्सनाभ पर ही पूरा फोकस रखना है। इसका रस गुण वीर्य विपाक क्या रहेगा, इसका रस है तिक्त और इसके गुण क्या रहेंगे, वही लघु वृक्ष। अब एग्जाम के लिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि अगर आप एग्जाम के अंदर भूल जाते हो कि इसके गुण क्या हैं, तो उन्हीं 10 में से कोई भी गुण सेलेक्ट करके लिख सकते हो। ज़्यादातर पॉइजन लघु और वृक्ष तो सभी होते हैं, तो लघु वृक्ष आप उसमें से चूज करके लिख सकते हो। उन 10 के अलावा कुछ भी मत लिखिएगा। अगर आप भूल रहे हो, आपको एग्जैक्ट याद नहीं है, तो उन 10 में से आपको जो भी लग रहा है देखने से या समझ के, तो वो आप लिखिएगा, लेकिन उन 10 के अलावा कुछ भी मत लिखिएगा, ठीक है। इसका वीर्य क्या होता है, शीत होता है। अभी मैंने आपको बोला ज़्यादातर पॉइजन कैसे होते हैं, उष्ण होते हैं, लेकिन कुछ एक आधा हमें एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। इसमें डिजिटेलिस क्या है, एक्सेप्शन है। ये क्या होता है, शीत होता है, और विपाक क्या रहता है इसका, कटु। तो अगर आपको इजीली याद हो तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसका जो एक्टिव प्रिंसिपल है वो क्या रहेगा, डिजिटेलिस ही इसका क्या है, एक्टिव प्रिंसिपल है। एडल्ट का इसका डोज क्या रहता है, 10 mg। डिजिटेलिस का जो फेटल डोज होता है एडल्ट के लिए रहता है 10 mg और चाइल्ड के लिए रहता है 4 mg है, हाँ 4 mg। फिर उसके बाद है इसका फेटल पीरियड क्या रहेगा, 5 घंटे से लेके 24 घंटे तक। अब मैं आपको वत्सनाभ बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ। उसके बाद जितने भी हम कार्डियक पॉइजन पढ़ेंगे उसका हम ज़्यादा डिटेल नहीं देखेंगे, मेन हम देखेंगे उसका फेटल डोज और फेटल पीरियड।
ये आपको याद अच्छे से रखना है, और उसका एंटीडोट, बाकी सब कुछ सेम ही रहने वाला है, नाम वगैरह भी ऐसा कुछ नहीं है, वो आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो इसका जो फेटल जो पीरियड है वो क्या रहेगा, 5 से लेके 24 घंटे इसका फेटल पीरियड रहेगा। अब है इसकी एंटीडोट की बात, क्या है इसका एंटीडोट, आरगवत फांट से, फांट श्रत शीत क्वाथ फांट आप सब जानते हो, तो आरगवत का फांट से हमें क्या करवाना है, उसको विरेचन देना है। किससे, आरगवत के फांट से, क्योंकि इसको हम किस तरीके से बाहर निकालेंगे, विरेचन करवा के, या आरगवत का जो फांट है उसको हम किसकी तरह यूज कर रहे हैं, एंटीडोट की तरह, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कार्डियक वेजिटेबल पॉइजन टाइप का ही ये पॉइजन है, बार बार बात नहीं करूंगी मैं। फिर उसके बाद है इसके साइन एंड सिम्टम, क्या क्या साइन सिम्टम है एक बार बात कर लेते हैं। वही सेम देखने को मिलेगा, एनोरोक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, जी मिचलाएगा, कोई भी पॉइजन ले रहे हो, यहाँ पर तो क्या है, इनके रस ही ऐसे हैं जिसकी वजह से वॉमिटिंग का सिम्टम आपको देखने को मिलेगा। कोई भी तिक्त रस वाला आप अगर इनटेक करते हो, नॉर्मल भी कुछ आहार लेते हो, उससे भी क्या होता है, वॉमिटिंग जैसी आने लग जाती है, जिसमें कि ये तो पॉइजन है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, एनोरोक्सिया, नोजिया और वॉमिटिंग। उसके साथ साथ जो डिजिटलिस है उसके कारण नोजिया वॉमिटिंग के साथ साथ हमें डायरिया भी देखने को मिलता है। जबकि एक चीज़ आपको याद रखनी है कि इसके सिम्टम में भी हमें डायरिया देखने को मिलता है, और हम एंटीडोट भी इसका आरगवद ही यूज कर रहे हैं। ये पॉइंट यहाँ पे याद रखने वाला है कि यहाँ पे सिम्टम भी डायरिया देखने को मिलता है, और हम इसके एंटीडोट में भी उस पॉइजन को विरेचन के द्वारा ही शरीर से बाहर निकालते हैं। क्योंकि हम कल ही चिकित्सा के उपक्रम पढ़े हैं, हमने वहाँ पे हमने विरेचन उपक्रम भी देखा है। तो यहाँ पे उस 24 उपक्रम में से कौन सा उपक्रम यूज किया गया है, विरेचन वाला, ठीक है। तो डायरिया देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल पेन, पेट में बहुत दर्द देखने को मिलेगा, क्या होगा, कॉलिकी पेन होगा, बार बार स्पाज्म होंगे और एब्डोमिनल पेन होगा। और क्या होगा, इंसोम्निया, विष की वजह से क्या होगा, रात्रि में नींद नहीं आएगी। अब नींद ना आने का आयुर्वेद का अपना जो परिप्रेक्ष्य वो कुछ भी रह सकता है कि यहाँ पे विष में लघु और रुक्ष गुण है, जिसकी वजह से क्या होगा, उसके अंदर जो है वात बढ़ा देगा, इसकी वजह से इंसोम्निया देखने को मिलेगा, ठीक है, सॉरी, हाँ, इंसोम्निया देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद है कन्फ्यूजन, फिर उसके बाद है कन्फ्यूजन, यानी कि भ्रम की स्थिति में रहेगा। आवाज आ रही है ना सभी को, आवाज आ रही है मेरी, ओके। कन्फ्यूजन की स्थिति में रहेगा, यानी कि भ्रम की स्थिति में रहे, ओके, भ्रम की स्थिति में रहेगा, यानी कि किसी का एक सर है तो उसको 2 सर दिखाई दे रहे हैं, या फिर उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि उसको क्या सही है, उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, तो उसको कन्फ्यूजन वाली स्थिति यहाँ पर रहेगी। फिर उसके बाद है डेलियम, और क्या होगा, ब्लड से उसे कुछ भी दिखाई नहीं देगा, आंखों के सामने क्या रहेगा, ब्लर रहेगा, कुछ भी उसे क्लियरली दिखाई नहीं देगा। फिर उसके बाद है क्या करेगा, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या रहता है, मोड ऑफ एक्शन इसका सेम ही रहता है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। तो हम देखें कि हृदय पर विषाक्तता करेगा, सबका सेम ही रहेगा आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, तो क्योंकि ये क्या है, कार्डियक पॉइजन है। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये भी सिम्टम के अंदर ही लिखा हुआ है, ये आपको याद रखना है, ये हमारी बॉडी की स्मूथ मसल्स का क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। इसी वजह से क्या देखने को मिलेगा, जो अपने एब्डोमेन में कौन सी मसल होती हैं, स्मूथ मसल होती हैं, इसीलिए क्या देखने को मिलेगा वहाँ पर, एब्डोमिनल पेन। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि डिजिटलिस की वजह से क्या होता है, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। फिर उसके बाद है करवीर, थर्ड पॉइजन है आपका करवीर, जिसको क्या बोलते हैं, ओलिएंडर, नाम है इसका नेरियम ओलिएंडर, और फैमिली है इसकी एपोसाइनेसी, और इंग्लिश नेम है इसका ओलिएंडर, बाकी आप देख लीजिएगा इसमें। अब हम डायरेक्ट बात करते हैं इसके टॉक्सिक पार्ट की। टॉक्सिक पार्ट करवीर का कौन सा रहता है, फ्रूट, इसके मोस्टली जो पंचांग हम बोलते हैं, इसमें रूट को छोड़ करके सारे पार्ट आ जाते हैं। फ्रूट फल हो गया, उसका बीज हो गया,
उसका फूल हो गया और उसकी लीव्स, पत्तियाँ, ये चारों चीज़ें करवीर की क्या होती हैं, पॉइजनस होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है इसका एक्टिव प्रिंसिपल। एक्टिव प्रिंसिपल क्या रहेगा, ओलिएंडर, जो उसके नाम से ही क्लियर है, नेरिडोरेन, और उसके बाद है थियोवोटिन। ये आप देख लीजिएगा, मुझे क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, आप लोग पीडीएफ से देख लीजिएगा, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोगों को सुनाई तो दे रहा है ना? ओके। उसके बाद है इसका फेटल डोज। फेटल डोज क्या रहता है इसका, 15 से 20 ग्राम। 15 से 20 ग्राम तो क्या है इसका, चूर्ण। ठीक है, अगर उसको पाउडर फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं तो 15 से 20 ग्राम, और अगर सीड का यूज़ कर रहे हैं, कोई डायरेक्ट ही सीड ले रहा है, तो कितने सीड लेने पड़ेंगे, 8 से 10 सीड उसको लेने पड़ेंगे। करवीर के अगर कोई बीज को इंटेक कर रहा है तो 8 से 10, और अगर पाउडर फॉर्म में ले रहा है तो 15 से 20 ग्राम। ठीक है, फिर इसका फेटल पीरियड क्या रहेगा, 24 घंटे से 36 घंटे इसका क्या रहेगा, फेटल पीरियड रहेगा। इसका एंटीडोट क्या है, एंटीडोट है इसका माहिष दुग्ध। याद रखिएगा, क्यों याद रखना है, क्योंकि माहिष दुग्ध बहुत कम जगह आएगा, ज़्यादातर जगह हमें गो दुग्ध या गो घृत ही देखने को मिलता है। माहिष दुग्ध केवल करवीर के अंदर आएगा, और एक आध और आएगा आगे, वो मैं आपको बता दूंगी। तो माहिष दुग्ध को शर्करा के साथ लेना है, किसके लिए, करवीर का एंटीडोट की तरह। ठीक है, फिर इसके साइन सिम्टम देखते हैं। साइन सिम्टम में क्या है, ब्लरिंग सेंसेशन इन माउथ, बर्निंग सेंसेशन इन माउथ। मुंह के अंदर क्या होगी, बर्निंग होगी। बर्निंग सेंसेशन हुआ, टिंगलिंग सेंसेशन हुआ, सलाइवेशन हुआ, नोजिया, वॉमिटिंग, ये आप सबके अंदर लिख सकते हो, क्योंकि सबके गुण सेम ही होते हैं। ठीक है, तो बर्निंग सेंसेशन जैसे ही इनटेक करेगा मुंह के अंदर, उसके उष्ण गुण के कारण क्या होने लग जाएगी, बर्निंग होने लग जाएगी। और दूसरी बात, इसका रस भी कैसा होता है, कटु होता है। तो कटु रस के कारण भी क्या देखने को मिलेगा, बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद है ड्राइनेस ऑफ माउथ। इनके उष्ण गुण के कारण ये मुंह को क्या कर देंगे, सुखा देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, टिंगलिंग एंड नमनेस ऑफ टंग। टंग पे कोई भी सेंसेशन आपको फील नहीं होगा, नंब हो जाएगी टंग, तो वहाँ पर कोई भी सेंसेशन देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद जैसे ही माउथ से इंटेक करके स्टमक के अंदर जाएगा तो क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, वही सेम, नोजिया है, वॉमिटिंग है, एब्डोमिनल पेन है। और क्या होगा, जैसे ही ये एब्जॉर्ब होकर के, आवाज़ नहीं आ रही, ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को? और किसी को प्रॉब्लम हो रही है स्क्रीन देखने में? सभी के पास आ रहा है, किसके पास नहीं आ रहा, रेनू तुम्हारे पास नहीं आ रहा क्या? तो हो सकता है तुम्हारे यहाँ नेटवर्क इश्यू हो। हाँ, वो तो ग्रुप में रिकॉर्डिंग आपको सारी मिल जाएंगी, उसका कोई इश्यू नहीं है। वो बॉस अभी बिजी हैं, इस वजह से आपको रिकॉर्डिंग टाइम पे नहीं मिल रही हैं, वरना सभी मिल जाएंगी 1-2 दिन में आपको। ठीक है, क्या? ओके, मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ आगे। और हमें क्या देखने को मिलेगा, जैसे ही वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो उसके बाद ड्राउजीनेस, डिजीनेस, हल्के हल्के चक्कर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, क्या है, सर घूमने लगेगा, चक्कर आना शुरू हो जाएंगे। और क्या देखने को मिलेगा, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि वत्सनाभ की जो अर्ली स्टेज है, अर्ली स्टेज में तो प्यूपिल क्या देखने को मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। और लेट स्टेज में हमें प्यूपिल क्या देखने को मिल रहा था, डायलेट देखने को मिल रहा था। लेकिन जो करवीर है उसमें ऑल टाइम प्यूपिल क्या रहेगा, डायलेटेड ही रहेगा, क्योंकि इसका अगर आई पर हम इफेक्ट देखेंगे तो वो क्या करेगा, प्यूपिल को डायलेट करेगा। और क्या करेगा, ये हाइपोटेंशन करेगा। अब हाइपोटेंशन करने का मेन कॉज क्या है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ड्राइनेस ऑफ माउथ, नोजिया, वॉमिटिंग, तो इसकी वजह से बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होगा।
ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, और ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा तो बीपी लो हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे हाइपोटेंशन आपको देखने को मिलेगी। मोड ऑफ एक्शन इसका भी सेम ही है, वही क्या है, हृदय पर क्या करेगा, ये विषाक्तता करेगा। फिर उसके बाद है औदालक। औदालक क्या है, सेरेब्रा ओडेलम, इसका नाम है सेरेब्रा ओडेलम, और फैमिली है इसकी एपोसाइनेसी। इम्पॉर्टेंट नहीं है, केवल एक बार रीड करके छोड़ दीजिएगा, कभी भी नहीं पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। इसका जो टॉक्सिक पार्ट है वो कहीं भी मेंशन नहीं है, किसी भी बुक के अंदर मेंशन नहीं है इसका टॉक्सिक पार्ट। इसका जो एक्टिव प्रिंसिपल है वो क्या रहेगा, सेरबेरिन। एक्टिव प्रिंसिपल आपको याद रखना है सेरबेरिन। इसका फेटल डोज और फेटल पीरियड भी कहीं भी मेंशन नहीं है, केवल यही लिख के छोड़ दिया था कि औदालक जो है वो विष होता है, लेकिन इसकी डिटेल ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलती है हमें किसी भी टेक्स्ट बुक के अंदर, ना फेटल डोज ना फेटल पीरियड। अब जिसका भी आपको फेटल डोज और फेटल पीरियड नहीं पता, या आप नहीं जानते, या किसी कहीं आपने नहीं पढ़ा है, और इन एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आपको क्या लिखना है इसके अंदर, तो फिर आप लिखोगे अनसर्टेन, यानी कि अनिश्चित है, कुछ नहीं पता है। केवल आप क्या लिख के आओगे वहाँ पे, अनसर्टेन, के नहीं पता है। ये आपको एग्ज़ाम के अंदर लिख के आना है। अगर इन केस एग्ज़ाम में औदालक का फेटल डोज और फेटल पीरियड पूछ लिया तो आप अनसर्टेन लिख के आइएगा। फिर उसके बाद है इसका एंटीडोट। एंटीडोट क्या है इसका, गोघृत। अगर औदालक की पॉइजनिंग हुई है तो गोघृत का उसको सेवन करा देंगे, जिससे उसके विष के जो प्रभाव हैं वो कम हो जाएंगे। सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे हमें, वही नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन और ब्रेडीकार्डिया। ये हार्ट रेट को क्या करता है, कम करता है। औदालक की वजह से हार्ट रेट हमें कम देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद है और क्या क्या काम करता है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इसका मोड ऑफ एक्शन क्या बताया गया है। पॉइजन, ये जो पॉइजन है वो क्या करता है, कैल्शियम 2+ आयन के जो भी चैनल होते हैं उनको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक कर, और कहाँ के मसल्स के कैल्शियम आयन चैनल को ब्लॉक करता है, ये हार्ट की मसल्स को, क्योंकि ये क्या है, कार्डियक पॉइजन है। तो ये हार्ट की मसल्स के कैल्शियम आयन जो चैनल हैं उनको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से ब्रेडीकार्डिया हमें देखने को मिलेगा। फिर है इसका लास्ट पॉइजन, लास्ट है तंबाकू, ठीक है, निकोटिन। तंबाकू, निकोटिन, तंबाकू इसका जो है नाम है, और सोलेनेसी इसकी फैमिली है। अब तंबाकू का टॉक्सिक पार्ट क्या है, होल प्लांट, पूरे प्लांट से ही विषाक्तता होती है, चाहे वो उसकी पत्तियां हो सकती हैं, सीड्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, सारा ही क्या होता है, पॉइजनस होता है। फिर इसका हम देखते हैं एक्टिव प्रिंसिपल क्या रहता है, निकोटीन, और फेटल डोज है इसका 40 से 60 mg, किसका, निकोटीन का। और तंबाकू का फेटल डोज है वो है 20 ग्राम एडल्ट के लिए। तंबाकू अलग है, यानी कि उसका लीव्स का यूज़ कर रहे हो। तंबाकू क्या होता है, उसकी लीव्स होती हैं। जो भी तंबाकू आप मार्केट में देखते हो वो एक्चुअली है क्या, लीव्स है। तो उसकी लीव्स को अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो 20 ग्राम एडल्ट के लिए। और अगर उसका जो एक्टिव प्रिंसिपल है या उसका जो केमिकल है उसका यूज़ कर रहे हैं निकोटीन का, तो वो 40 से 60 mg में पॉइजनिंग करता है। फिर इसका जो फेटल पीरियड है वो है अनसर्टेन, क्योंकि क्या है, बहुत से लोग तंबाकू चबाते रहते हैं, बहुत कम लोगों में इसकी पॉइजनिंग देखने को मिलती है, इसलिए इसका फेटल पीरियड क्या है, अनसर्टेन है, अनिश्चित है। किसी को बहुत जल्दी पॉइजनिंग हो सकती है, किसी को कई सालों तक वो तंबाकू का सेवन कर रहा है तब भी इसकी पॉइजनिंग देखने को नहीं मिलती, इसलिए क्या लिख दिया है, अनसर्टेन। फिर इसका जो एंटीडोट है वो है गोघृत। इसका एंटीडोट की तरह हम गोघृत का यूज़ करेंगे। इसके साइन सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे, बर्निंग इन माउथ एंड थ्रोट, मुंह में और गले में क्या होगा, बर्निंग सेंसेशन होगी, वॉमिटिंग होगा। और ये क्या करता है, तंबाकू जो है वो मेनली वर्क करेगा हार्ट के साथ साथ ये रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसको भी क्या करता है, ये डिस्टर्ब करता है। कई लोग तंबाकू चबाते हैं, लेकिन कई लोग जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उसके अंदर भी क्या होता है, तंबाकू होता है, तो उसकी वजह से ब्रोंकोस्पाज्म भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर तंबाकू की वजह से क्या होगा, हाइपरटेंशन होगा, सलाइवेशन, लैक्राइमेशन, आंसू बहुत ज़्यादा आएंगे, सलाइवेशन बहुत ज़्यादा होगा,
यूरिनेशन होगा, डिफिकेशन होगा। इन शॉर्ट मैं बोलूँ कि तंबाकू सेवन से बॉडी के अंदर जितना भी लिक्विड अमाउंट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जो लिक्विड अमाउंट जो बॉडी का होता है उसको ये बाहर जो है एक्सक्रीशन उसका बढ़ा देता है, चाहे वो सलाइवेशन के थ्रू हो, चाहे वो लैक्रिमेशन के थ्रू हो, चाहे वो यूरिनेशन की वजह से हो या डिफिकेशन की वजह से हो। तो इसमें क्या होगा, सीवियर यहाँ पे डिहाइड्रेशन हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि जितना भी बॉडी का फ्लूइड है तंबाकू की वजह से वो बॉडी से बाहर जाने लग जाता है। तो यहाँ पर ये देखने को हमें मिलेगा। फिर उसके बाद है, एक सेकेंड, मैं ये आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी, मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है इसका जो मोड ऑफ एक्शन है क्या लिखा हुआ है, तो वो मैं आपको अभी, आप एक बार वापस से ज्वाइन कीजिए तब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ।